नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीर। तो स्टार्ट करते हैं इस ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास की रोज। सबको याद है कि भैया, जिसके अंदर हमने बात की थी भाई किस प्रकार से जो प्राचीन भारत की जो इतिहास के स्रोत है, कौन कौन से स्रोत, उनमें अपने साथ चर्चा की थी। और इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था वेद वेद के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। और उसके बाद में वेद के जो चार प्रकार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके बारे में बात की थी। क्या आप रिवीजन करके आए? बोले हाँ भैया, थोड़ा सा रिवीजन करके नहीं है, थोड़ा सा भी क्या, कुछ ही रिवीजन नहीं करके। ऐसा करते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं, फटाफट आ जाओ। अपन देखेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में, सिनॉप्सिस लगा लेगा। पहले अपन देखते हैं ऋग्वेद, फटाफट आ जाओ, फटाफट। इस बोर्ड में चारों वेदों को लिखवा दूंगा, फटाफट देखते, क्योंकि अपने को इस टॉपिक को खत्म करना है इस लेक्चर में। आ जाओ, बात करते हैं भैया किसकी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद के लगाया गोला और चलो स्टार्ट करते हैं। भैया ऋग्वेद में मैंने कितने मंडल बताए थे, देख फटाफट। ऋग्वेद में भैया 10 मंडल, 10 28 कितने सूक्त, 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 462 कितनी ऋचाएं। हाँ भैया सही है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? बताओ 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 बताओ। आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद था। और आयुर्वेद के रचयिता कौन थे? धन्वंतरी। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें ऋग्वेद, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं ऋग्वेद, इसके पाठ करता हुआ अपन क्या बोलेंगे भैया? होत्र। आपने बोला था पोता, मैंने बताया था होता, लेकिन आपने बोला भैया पोता होगा, पोता होता नहीं था। वहां पे मैं बोला था भैया क्या आएगा? होता आएगा। तो ये याद रखना, होत्र या होता। अब बात करते हैं इसके मंडल की, इसके मंडल्स की चर्चा करते हैं। मंडल में पहले देखेंगे अपन तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में मैं बताया था गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र। फिर अपन बात करें नौवे मंडल की। नौवे मंडल में क्या बताया था? सोमदेव का उल्लेख, सोमदेव का उल्लेख। इसके बाद आठवें मंडल में, क्या बोला गया था? जो ऋचाएं थी, हाथ से लिखी गई ऋचाओं को अपन ने क्या कहा था? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या कहा था भाई? हाथ से लिखी गई ऋचाओं को। देख देख, होत्री हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, हाथ, आठ होता हाथ से लिखी गई ऋचा है। अरी कहा गया था, परी। एक सेकंड, कोई ना याद आ जाएगा, छोड़ो। मेन मैंने बताया था कि भैया इसके अंदर गाय को अगन्या कहा गया है। गाय को अगन्या कहा, गाय को क्या पता है? अगन्या, सॉरी अज्ञाना। गाय को क्या कहा गया है? गाय को कहा गया अगन्या। वो आ तो छूट गया थोड़ा सा, कोई नहीं, अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 10वां मंडल था, 10वां इंपोर्टेंट था। 10 के अंदर क्या किसका उल्लेख किया? पुरुष सूक्त का, यानी कि जो समाज को 4 वर्ण व्यवस्थाओं में डिवाइड करता है, पुरुष सूक्त का उल्लेख, पुरुष सूक्त का उल्लेख, जो कि समाज को 4 वर्ण व्यवस्था में डिवाइड करता है। कितने? 4। तो ये तो था भैया ऋग्वेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। फटाफट 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 बोलते जाओ। यजुर्वेद में क्या था भैया? यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद को में क्या था? इसमें जो यज्ञ करने के जो नियम थे और धार्मिक कार्य, वो इसके अंदर थे। मैंने क्या बताया? यज्ञ करने के नियम प्लस धार्मिक कार्य। अरे यही थे ना, बोलते जाओ भैया, हाँ यही थे। तो पहला तो ये हो गया। चलो दूसरा बात करते हैं इसका उपवेद। इसका उपवेद कौन था? धनुर्वेद। धनुर्वेद की रचयिता विश्वामित्र। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं भैया, ऋग्वेद करने वाला देख लिया। उपवेद इसका पाठ करता अदरव्यू। पाठ करता हो क्या बोलेंगे? अदरव्यू। बहुत बढ़िया, पाठ करता होगा इसका अदरव्यू।
अब इसके बाद में इसके अंदर में देगा कि इसके अंदर शून्य का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? शून्य का उल्लेख। अब इसके अंदर लास्ट आप मेरे पास आए थे, आप बोले भैया मैंने यजुर्वेद समाप्त कर दिया 4-5 दिनों में, और आप मेरे को क्या बोलोगे? अदरव्यू। लेकिन फिर आप मेरे से अदरव्यू की उपाधि लेकर फिर आप गए नाई के पास, क्योंकि बोले भैया मेरे सिर दर्द हो रहा है, आपको बताया भाई नाई के पास जा। नाई के पास है, जैसे आपने उसकी चंपी करवाई, जैसे नाई ने आपके यहाँ पे हाथ फेरा, चंपी हुई, चंपी होती है, आपको एक याद आया, चंपू काव्य है। मेन क्या है? ये चंपू काव्य। चंपू काव्य, चंपू काव्य क्या बोलता है भैया? ये बताता भैया जो यजुर्वेद है वो गद और पद में विभक्त है, गद और पद्य में। क्लियर भैया? तो भैया यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद होगा जो गद और पद में था। बहुत बढ़िया। तीसरा कौन सा होगा भैया? सामवेद। मारकर 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 आ जाइए, तीसरे बात करते हैं सामवेद की। सामवेद क्या बोलता है भैया? अपन ने दूसरे में किया भैया यज्ञ, यज्ञ करने के नियम अपन ने पता कर लिए। अब अपन क्या करेंगे? यज्ञ। यज्ञ के समय जो मंत्रों का जो यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले जो मंत्र थे उनका संग्रह नहीं क्या कहलाता था? सामवेद। यानी कि यज्ञ के समय जो मंत्र थे गाने वाले उनका संग्रह। सही है भैया? आपने बोला भैया गाना, गाना शब्द आते थे भारतीय संगीत का जनक। किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक। सवाल क्या पूछेगा? भारतीय कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो वहां पे लगा कहना है सामवेद। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सुर, सारे गामा पादा नी का उल्लेख, 7 सुरों का उल्लेख है। आया भैया? क्या है ना? 7 सुरों का उल्लेख है। और कुछ है इसके सामवेद के अंदर? इतना ही है? बोलो भैया इसका उपवेद कहां है? उपवेद तो मेन था, वो तो आपने बताया नहीं, तो भैया उपवेद भी लिख लो। इसका उपवेद कौन सा था? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका क्या था? उपवेद था। इसके रचयिता बताओ? भरत मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि इसके कहते हैं भैया रचयिता थे। तो ये तो यहाँ पे समाप्त सामवेद भी हो गया। एवं मैं देखता हूँ कि भैया फ्रेम में अगर जगह है तो मैं इसको आगे और नीचे लिखवा देता हूं। फ्रेम में भैया बहुत जगह है, फ्रेम में बहुत जगह है, तो मैं इसको यहीं इतना सा, ये छोटा सा, ये सामवेद। सामवेद का वो अपने देखो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अर्थवेद। आज बात करते हैं अर्थवेद की। अथर्ववेद में क्या था? जादू टोना, सामान्य व्यक्ति के विचार। जादू टोना। इसका उपवेद क्या होगा? इसका उपवेद, उपवेद का नाम ऊपर वाले गंधर्ववेद था, इसका नाम क्या आएगा भैया? सोचो सोचो, मेरे दिमाग से निकल रहा है इसका उपवेद का नाम। बताओ बताओ बताओ। जिसके नाम वो थे विश्वामित्र, यहां पे थे, तो यहां पे आ गया विश्वकर्मा। किसके थे भैया? गांधर्ववेद। यहां पे हो गया शिल्पवेद। शिल्पवेद। इसके रचयिता कौन होंगे? शिल्पवेद के रचयिता क्या बताया था मैंने? विश्वामित्र तो ऊपर में थे, यहां पे आएगा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया। अपना एक क्वेश्चन छूट होता है यहां पे, कौन सा था ये हो गया, ये हो गया था, ये हो गया था। इसमें तो 8वां मंडल था, उसके अंदर बोला गया था जो हाथ से लिखी गई जो ऋचा है, जो हाथ से लिखी गई ऋचा है, ऋचा को अपन ने कहा था होत्र खिल। अब आ गया ना समझ में? तो भैया ये इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ये तब पर जो अपन ने वेद के बारे में सारी चर्चा की थी, ये एक शॉर्ट नोट, इसको एक पन्ने में छाप लो, ऐसे कैसे यहां से क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स पे। आगे स्टार्ट करें क्लास को यार, वही तो बात है। चलो भैया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपन बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चलो चलो बोलो, मजा आया ना? यही तो है भैया हिस्ट्री में। बस आपको क्या है, उपवेद में आप कंफ्यूज होंगे थोड़े से, उनको उपवेद को अच्छी तरह देख के याद करना है। आप कंफ्यूज होंगे विश्वकर्मा और विश्वामित्र में, तो ये देखना कि भैया कौन सा विश्वकर्मा है कौन सा विश्वामित्र है, देखते, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें मारते हैं। बोला हाँ भैया समझ में आएगा। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो था भैया कल का
सार कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा वेद के अंदर, कल कितना टाइम लगे और अब देखो एक ही पेज में खत्म, टाटा बाय बाय। तो भैया थोड़ी सी बात करते हैं, आज इसका आगे स्टार्ट करते हैं, आगे अपन बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। आपकी जिंदगी में दुख क्या है, आपके देख लो, देशी भाषा में बात करें, बोला आपके देख लो, मेरी जिंदगी में देख लो क्या दुख है भैया। एक महिला मित्र हो जाए ना, जिंदगी बढ़िया चल रहा है, जिंदगी अभी जो चल रहा है दुख सब गायब हो जाए, एक महिला मित्र बनती नहीं है यार, अपनी बनती नहीं है। अब देखो, अब अपने जरूरत किसकी, एक महिला मित्र की। यानी कि आप आ जाओ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बोलो भैया क्या कहां कनेक्ट कर रहे हो आप, अभी देखो कनेक्शन देखो, मैं कहां कनेक्शन करता हूं, सीधा आप भूलोगे ही नहीं फिर ये। मैंने क्या बताया, अपने को जरूरत है एक महिला मित्र की, यानी कि पुरुष की महिला मित्र होनी चाहिए, ठीक है। पहला निकल के आता है, पहला फैक्ट लगाओ, मित्रैनी संहिता। लो भैया, महिला किसकी, मित्र किसकी होनी चाहिए, भैया पुरुष की होनी चाहिए। यानी कि ये जो मैत्रायणी संहिता थी ना, वो क्या बोलती है, मैत्रायणी संहिता में अंदर उल्लेख किया गया कि इसके अंदर बताया गया कि जो स्त्री थी ना, उसकी सर्वाधिक गिरी स्थिति। बोले भैया ये तो क्या हो गया, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। अब बोले भाई सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि भैया स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन से संहिता में कही गई है, मैत्रायणी संहिता, वहां पे आंसर आने वाला है। बहुत बढ़िया। दूसरे अपन बात करते, एक नाम सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सही है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बताया मैंने बताया भाई शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दोनों पर स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं। पहले अपन ने देखा कि भाई सर्वाधिक स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसके अंदर बताई गई है, मैत्रायणी संहिता में। अब मैं गया शतपथ ब्राह्मण के पास में, मैं इसको पूछा भाई तू क्या बोलता है, ये ऐसे बोलता है कि भैया की जो स्त्री थी ना, वो पुरुष की अर्धांगिनी है, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होगी, ये किसके अंदर कहा गया है, ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। भैया मतलब पहले तो आप चढ़ाते हो और फिर ऊपर से जलन लगाते हो, जले पे नमक छिड़कते भैया, पहले तो सेट किया माहौल, फिर उस हिसाब से है। चलो ये दो समझ में है ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पुस्तक की। इंपॉर्टेंट पुस्तक देखो भाई साहब, इंग्लिश हिंदी में ऐसा लगा दी, तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं। बोले भैया कौन कौन सी बुक, पहले अपन देखते हैं अर्थशास्त्र। नाम सुना भी, हाँ बोलोगे भैया अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौन, चाणक्य। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा, सवाल मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। अपन बात करते हैं भैया अर्थशास्त्र की। बोलोगे भैया सवाल क्या नहीं आएगा, यही तो सवाल बनेगा, आप कैसे मजाक कर रहे हो यार, हमारे मजे लेने लग गए अब तो, अब इतने बच्चे नहीं रहे यार। इसके रचयिता कौन है भैया, चाणक्य है। सवाल ये नहीं आएगा, बोलो भाई सवाल क्या आएगा, सवाल ये बोलेगा कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है। फिर हम क्या बोले थे, आप बोलोगे भाई हम क्या बोले थे, पागल समझ रखा है मैं तो आपने। चाणक्य नाम दे नहीं रखेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में दे रखा होगा दूसरा नाम, पहला नाम दे रखा विष्णुगुप्त। यही सवाल घूमता है एग्जाम में, पूछ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, विष्णुगुप्त, ये पूछेगा। आप ढूंढते जाओगे चाणक्य, इनका एक और नाम है कौटिल्य। यार ये अब समझ में आया है कि देखो विष्णुगुप्त, कौटिल्य ही चाणक्य है, ठीक है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, सही बात है ना। तो हमने देखा भी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कैसी थी, एक राजनीतिक किताब थी, राजनीतिक एक बुक थी, जिसके अंदर जितनी भी ये कूट बोलते ना, अपने जो राजा को चलाने, प्रजा को चलाने के लिए जो भी चीज सारी करनी पड़ती वो सारी इसके अंदर थी, जितनी कूटनीतिक हो गई सारी वो। अब थोड़ी बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के पास गया मैं, ये बोला कि भैया मेरे पास में है 15 अधिकरण। क्या है 15, तो क्या है अधिकरण। फिर मैं बोला भाई थोड़ा और बताया तेरे बारे में, ये बोला चलो भैया आपने देख लिया मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरे पास 15 अधिकरण है और 180 क्या है प्रकरण, और 180 क्या है, 180 मेरे पास है प्रकरण। बोलो भैया समझ में आ गया, सही बात है। 15 तो अधिकरण हो गए और 180 क्या हो गए, प्रकरण हो गए। अर्थशास्त्र तो खेल खत्म। अब अपन लेके आता राज तरंगिणी। राज तरंगिणी का नाम सुना है ना, बोले हाँ भैया, जो कलहन थे इसके लेखक,
अब कलन किस कलन, चलो चलो बात करते हैं, चलो चलो इतना भी नहीं है, लिखो साथ साथ। राज तरंगिनी, एक सेकंड। क्या बताई मैंने? राज तरंगिनी। राज तरंगिनी के रचयिता कौन थे भैया? कल्हण। लो भैया, अब ये जो राज तरंगिनी पुस्तक है ना, मैं इसके पास गया, ये मैं पूछा भाई तू क्या बताती है? ये बोलती है कि भैया मैं बताती हूँ जो कश्मीर का जो इतिहास है ना, उसका विवरण मेरे अंदर है। कश्मीर का इतिहास, क्या बताई मैंने? कश्मीर का इतिहास। चलो ये भी क्लियर करो, तुम भी क्लियर, तुम भी हटो साइड में। अब आने दो किसको? अर्थशास्त्र हो गया, राज तरंगिनी होगा। अब लेके आते चचनामा। नाम सुने चचनामा? भाई ये फेमस बुक से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चचनामा, चचनामा, चचनामा है। चचनामा के रचयिता अल अहमद। आ जाओ आ जाओ फटाफट करते हैं। अल अहमद, बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोलता है? फिर मैं इसके पास गया, चचनामा के पास, बोला भैया तू क्या बताती है, तेरे अंदर किसका उल्लेख है? ये बोलती है कि भैया जो अरबों ने सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी, उसका उल्लेख मेरे अंदर है। क्या बोले भैया? इसने बोला कि अरबों का सिंध विजय, इसका जो उल्लेख है ना वो मेरे अंदर है। बोलो बहुत बढ़िया, चला तो तू भी हट। अब लास्ट अपन बात करेंगे, कौन सी हो गई? देख, अर्थशास्त्र हो गई, राज तरंगिनी हो गई, चचनाम हो गई। अब अपन बात करेंगे अष्टाध्यायी। बोलो हाँ, अष्टाध्यायी थी पाणिनि की, ये तो भैया याद है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का एक क्वेश्चन है जो आपको बताता हूं। आपको क्या पता है क्या? अगर पता होगा ना, नहीं पता होगा ना, तो भैया वीडियो में जो कमेंट आता है उसके अंदर हार्ट स्पैम कर देना, ठीक है? अब इतना तो करोगे कि यार भैया को सपोर्ट तो दो यार। कहां तुम सपोर्ट ही देते आजकल, तुम्हारा भाव बढ़ गया भैया, इमोशनल हो जाएंगे, फिर वो बातें पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है? जो मैं बता रहा था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। गजपण पानी ने चाली, वो वाली पाणिनि नहीं, पाणिनि। अब आपको जान के एक आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या, एक नया नॉलेज मिलेगा कि जो अष्टाध्यायी थी ना, जिस प्रकार से अपनी हिंदी की व्याकरण होती है, तो हिंदी व्याकरण हो गई, संस्कृत की क्या होगी? व्याकरण होगी। तो भैया संस्कृत की व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। हाँ भैया, नई चीज पता लगी। अष्टाध्यायी क्या थी भैया? संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी भैया? अष्टाध्यायी। तो ये सवाल है, सवाल क्या पूछता है इनमें से? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य नहीं आएगा, वहां पे नाम याद रखना, विष्णुगुप्त और कोटिल, तीनों नाम याद रखो, लेकिन विष्णुगुप्त हमेशा मिलता है। राज तरंगिनी की रचयिता कल्हण, चचनामा अल अहमद, अष्टाध्यायी पाणिनि। तो भैया ये थे इसके प्राचीन भारत के जो इतिहास के शोध अपन जो अपन टॉपिक पढ़े, उसमें जो फैक्ट्स थे वो थे। अब अपन लास्ट अपन ने बात की थी, जो अपन ने आर्किटेक्ट, सॉरी हमने भैया खुदाई करवाई थी, खुदाई के जो साक्ष्य मिला है, अब उनके द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त हो उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनमें कौन कौन से अभिलेख थे, यानी कि अब जो पॉइंट अपन बात करेंगे वो सारे रहेंगे अभिलेख, ठीक है? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे। मैं थोड़ा पानी तो पी लूं यार, गला सूख जाता है मेरा भी। हो गया वो नोट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे भी जो हमारे पास पुरातात्व साक्ष्य निकल के आए, वहां से कौन पुरातत्व साक्ष्य निकल के आए, कौन कौन से उनमें अभिलेख प्राप्त हुए, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा अभिलेख क्या बोलता है, सबके पास में जाएगा लक्ष्य भी और पूछ के आएगा कि भैया तुम क्या बोलते हो, फिर उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। बोला हाँ भैया समझ में आ गए। चलिए 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 फटाफट चलते हैं। फैक्ट्स कौन से? पुरातत्व। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बोला हाँ भैया अब आप कर सकते हो स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता भैया बोगज कोई अभिलेख। नाम तो सुना होगा भैया, नाम सुना भैया, याद कुछ नहीं है। अब आपको मैं याद भी कराऊंगा फटाफट।
पहला कौन सा बताया भैया? बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। मैं गया बोगज कोई अभिलेख के पास में, बोला कि भाई तेरे को कहां से मिले, हम तुमको कहां से मिले, यानी भाई तेरा ओरिजिन कहां से था? तो ये बोला भैया एशिया माइनर से मैं प्राप्त हुआ, एशिया माइनर से। फिर मैं बोला कि भाई चल प्लीज जानकारी हमें चाहिए नहीं, तुम आगे बताओ तुम्हारे बारे में। ये बोलता है कि भैया मेरे अंदर जो इधर लिखता हूं कि भैया मेरे अंदर, ये मैं उल्लेख करता हूं जो देवी है ना, देवता, जो देवता है ना उनका उल्लेख मैं करता हूं, वैदिक देवता का उल्लेख करता हूं, सॉरी वैदिक देवता। बोलो भैया क्या ही बोल दिए, बताता हूं मैं क्या ही बोला। हाँ तो मैंने आपको बताया कि भैया बोगज कोई अभिलेख इस कहां से प्राप्त होता है? एशिया माइनर से प्राप्त हो। इसके अंदर जो वैदिक देवता है ना उनका उल्लेख किया गया, उनके नाम भी दिए गए वैदिक देवताओं के। पहले का नाम दिया, वर्षा के देवता कौन होते हैं? इंद्र। तो पहला कौन था? इंद्र। दूसरा अरुण, दूसरा था वरुण, इंद्र हो गया, वरुण हो गया। तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आएगा मित्र, और चौथा कौन सा आएगा? नासत्य। तो भैया चारों का उल्लेख था किसके अंदर? बोगज कोई अभिलेख के अंदर। बोलो हाँ भैया ये क्लियर हो गया, सही है। अब लेके आते हैं सेकंड अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आइए बात करते हैं किसकी? हाथी गुम्फा अभिलेख की। हाथी गुम्फा अभिलेख में सब इसमें उल्लेख किया जाता है, इसमें ये सुनो, हाथी गुम्फा अभिलेख क्या बोलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख। आया समझ में? सवाल पूछेगा कि भैया सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन दे देगा, एरन अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, और लास्ट में कोई सा मान लो गरुड़ स्तंभ मान लो। तो कोई क्या लगाएगा, कोई क्या लगाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वप्रथम कहां मिला? भैया भारतवर्ष में। भैया एक पेज में लिख लो, डेस्क पर चिपका लो, सीधे सीधे वो सही है। अब तीसरा अभिलेख के बारे में बात करते हैं भैया। तीसरा आता है कौन सा? अभी लास्ट मैंने क्या बोला था भैया? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ क्या बोलता है भैया? ये बोलता है कि भैया पहले कि अब जिस समय ये जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म का जो विकास हुआ उसका उल्लेख किसके अंदर किया गया है? गरुड़ स्तंभ के अंदर किया गया है। और मैंने क्या बताया? भागवत धर्म, भागवत धर्म के विकास का उल्लेख किसके अंदर किया गया? गरुड़ स्तंभ में किया गया। बोलो हाँ भैया यहां तक तो समझ में आ गया। बोगज कोई अभिलेख देगा, हाथी गुम्फा अभिलेख देगा, गरुड़ स्तंभ देगा। तो ये तो तीन तो थे इंपॉर्टेंट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? जिसके अंदर अपन बात करेंगे अकाल की स्थिति के बारे में। भैया हम पहले के जमाने में अकाल पड़ता था, उस समय लोग क्या करते थे? उस समय लोग क्या करते थे? तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो वो था भैया सो है गोरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? सो है गोरा अभिलेख। गोरा अभिलेख के अंदर क्या है? दुर्भिक्ष की जानकारी, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की। अब आप बोलोगे दुर्भिक्ष में समझ में नहीं आ रहा। दुर्भिक्ष का मतलब होता है कि भैया किसी समय कोई भी मान लो समय आता है, उसके अंदर कोई भी जो अनाज होता है ना, खाने का सामान, वो क्या होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त होने लग जाए सभी के लिए। तो वो क्या होती है? अकाल की स्थिति। अकाल में होगा, अकाल में ऐसा होता है तब सब कुछ बर्बाद हो चुका, कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, तो वो होती है दुर्भिक्ष की जानकारी। यानी कि सवाल बोलेगा सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा था? वो आएगा भैया सो है गोरा अभिलेख। फटाफट रिपीट करो। बोगज कोई अभिलेख में क्या देखा? वैदिक देवता है। देखिए वैदिक देवता का उल्लेख किसके अंदर? बोगज कोई में। हाथी गुम्फा में देखा भैया सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख। गरुड़ स्तंभ में देखा जो भागवत धर्म था उसके विकास का उल्लेख इसके अंदर है। सो है गोरा अभिलेख में देखा सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला
अभिलेख था। अब भाई इसमें एक पॉइंट और ये जो ये अभिलेख है ना, इसके अंदर ये बताया गया कि जो संकट के समय, संकट के समय जो खाने की जो सामान है जिसको अपन बोलते हैं खाद्यान्न, खाद्यान्न को किस प्रकार से हम उसको सेव करें, ये चीजें बताता है कि भैया किस प्रकार से हम जो हमारे खाद्यान्न की जो वस्तु है उसको हम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। वो कौन सा बोलता है भैया, सोहगोर अभिलेख। अब एक लेख आते हैं भैया, जैसे मान लो कोई आप बोलते हैं ना आपके कमरे में, आपके कमरे में कोई आपके भीतर से घुस गया, तो बोलते हैं ना कभी कभी देखते भी यार ये इसके भीतर से निकल गया, ये कमरे में भीतर से आ गया, तो वहां से निकल गया था। मैं भीतरी अभिलेख मैं कनेक्ट कर रहा हूं जहां से आपको थोड़ा सा जो ये हार्ड टॉपिक है वो आपको यहां से थोड़ा सा लिंक हो गया, समझ में आए। मैंने आपको क्या बताया, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख इसके अंदर जो हूण आक्रमण हुए थे ना उसका उल्लेख किया गया। हूण आक्रमण का उल्लेख, बहुत बढ़िया। चलो ये भी क्लियर हुआ भैया, सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। सवाल यहां से बनते एक क्वेश्चन तो आएगा ही, अगर आप पेपर दे रहे हो किसी का भी गवर्नमेंट एग्जाम का दे रहे हो तो वहां पे ना आपको एक पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा अभिलेखों से, सही बात है ना। अब अपन बात करते हैं कि जो सती प्रथा थी ना, नाम आपने सुना पढ़ा भी है, तो ये सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है, वहां पे आएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में क्या होता है भैया, सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य है, यानी कि सती प्रथा के बारे में कोई लिखित साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए इसके अंदर, किसके अंदर, एरन अभिलेख के अंदर। फटाफट देखो वापिस एक बार, हमने देखा बोगोज अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐसे बोलोगे जो तो याद होता है। बोगोज को भी देखा भी है, वैदिक देवता का उल्लेख, हाथी गुम्फा में देखा सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, गरुड़ में देखा भागवत धर्म का विकास का उल्लेख, सोहगोर अभिलेख में देखा कि जो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा था, सोहगोर अभिलेख था। भीतरी अभिलेख में देखा कि भैया जो हूणों का आगमन था वो देखा, और फिर हम देखते हैं भैया किसके अंदर, एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में देखते हैं सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख। अब अपन एक अभिलेख और बच रहा अपना, फिर थोड़ी जानकारी करेंगे मुद्राओं की। अब आता है मंदसौर अभिलेख। बोलो भैया मंदसौर को भूल गए थे आप, नहीं भैया हम भूलते नहीं है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में क्या बोलते हैं, जो रेशम बुनकर थे ना उनकी श्रेणियों को बांटा है, बांटा गया, उनकी श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया, किसके अंदर, मंदसौर अभिलेख है, उसका वर्णन किया गया, वर्गीकरण का वर्णन किया गया। रेशम बुनकर, रेशम बुनकर की श्रेणियों का उल्लेख, की श्रेणियों का उल्लेख, बहुत बढ़िया। अब आगे एक बार सारे अपन रिवीजन करते हैं, एक बार जो अपन ने लिखा उसका रिवीजन करते हैं, सारे बोलना भैया। बोगस को अभिलेख में क्या बताया मैंने, बोगस को अभिलेख में जो पहले मिला कहां से, एशिया माइनर से प्राप्त होता है, और इसके अंदर क्या बताया गया, वैदिक देवताओं का उल्लेख। वैदिक देवता कौन कौन से थे, पहला कौन सा वर्षा का देवता कौन सा, इंद्र, वरुण, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, नासत्य हो गया। दूसरा कौन सा था, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या बोलता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है इसके अंदर। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ में क्या है भैया, गरुड़ स्तंभ में क्या है, भागवत धर्म के विकास का उल्लेख किया गया है। सोहगोर अभिलेख, कौन सा, सोहगोर अभिलेख, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, सोहगोर। और इसके अंदर बताया गया कि जो संकट के समय वहां के उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से उस सामान को सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसका उल्लेख किया है। भीतरी अभिलेख मतलब कमरे में कोई भीतर से गुजर गया, यानी कि हूणों का आक्रमण, भीतरी अभिलेख के अंदर क्या किया गया, हूणों का आक्रमण बताया गया। एरन अभिलेख, सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य का उल्लेख किसके अंदर है, एरन अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में जो रेशम बुनकर है ना उनकी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो थे भैया अभिलेख। अभिलेख अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिक्कों के बारे में। चलो 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 चलो, अरे फोटो दिखाने वाला हूं आपको, रुक जाओ।
फोटो दिखाऊंगा भीड़ को, जाओ मत। हाँ, फोटो दिखाऊंगा आपको, मंदिरों की शैली समझाने वाला हूं यार मैं तो अभी तो इसमें इसी लेक्चर में। चलो चलो भैया, रफ हो जाओ फटाफट। अब अपन बात करते हैं कि भैया खुदाई के दौरान जो अपने पास सिक्के प्राप्त हुए, यानी कि जो प्राचीन जो सिक्के थे, प्राचीन सिक्कों को हमने क्या कहा, को लिख दे दो ना। प्राचीन सिक्कों को हमने कहा भैया आहत। आहत बोला हाँ भैया ये समझ है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया जो प्राचीन सिक्के थे ना, इन्हीं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है, इन्हीं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है। ये है भैया एडवांस क्वेश्चन। यहां तक पूछो नॉर्मल एग्जाम में कि भैया प्राचीन सिक्कों में, तो पहले पूछता था, ये ट्रेंड खत्म हो गया। सवाल आगे उसको इच्छा हुई एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की, तो वो यहां से पूछा गया प्राचीन सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा जाता है, काशापर्ण। क्या कहा जाता है भैया, काशापर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसके 4 स्टार 5 स्टार। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, प्राचीन सिक्के हो ही गए। अब अपन बात करते हैं मंदिरों की। अब जो उत्तर भारत में जो मंदिर है वो हमेशा अपने नागर शैली में दिखते हैं। अभी आपको दिखाता हूं फोटो भी। उत्तर भारत में, उत्तर भारत जो मंदिर आते हैं, ये मंदिर होते हैं, वो कौन सी शैली में होते हैं, मंदिरों की शैली कौन सी होती है, नागर शैली। अब अपन बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में जो मंदिरों की जो श्रेणी पाई गई है वो कौन सी है भैया, द्रविड़ शैली। बोलो भैया क्लियर यहां पे। हाँ, वैसे 3 शैली होती है, एक वैसर शैली भी होती है, एक वैसर शैली भी होती है। आपका फोटोज दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो आपकी पहली फोटो आपकी स्क्रीन पे ये है भैया नागर शैली की, देखो एक बार दिख रहा है, ये है भैया नागर शैली की। बोलो हाँ भैया ऐसे मंदिर होते हैं। नीचे नीचे देखो भैया, जंगा, शिखर, आमलक, ध्वज, और उस साइड से देखो राइट से कपोत, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, उरुशंग, ग्रीवा, कलश, और ये ऊपर ध्वज आई गया। तो भैया ये जो मंदिर है ना, ये तो कौन सा भैया, ये है नागर शैली का मंदिर। उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं इसी शैली में होते हैं, तो इसको बोलते हैं नागर शैली के मंदिर। अब अपन बात करते हैं भैया दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आपको कौन सी लिखाई, द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली की फोटो देखो आपकी स्क्रीन पे, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह से क्या पिरामिड वाले मंदिर है। ये कैसे भैया, पिरामिड वाले मंदिर है। देखो पिरामिड की तरह ना, नीचे बड़ा फिर ऊपर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये रहेगा था वैसर श्रेणी के मंदिर, जो आपको मैं आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हूं मैं। ये आपकी देखो, ये है भैया वैसर श्रेणी के मंदिर। मंदिर का मतलब वैसर श्रेणी। अब आपको टोटल जो ना 3 शैली बताई ना, तीनों शैली का एक फोटो आप देख लो आपकी स्क्रीन पे। ये देखो, पहला नागर शैली का दे रखा है, दूसरा द्रविड़ शैली का दे रखा है, तीसरा दे रखा है वैसर शैली का। तो भैया ये तो थे मंदिरों के बारे में। एक भैया एक होती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, यही बात करता हूं, पंचायतन शैली बोलो, समझा देता हूं आपको। पंचायतन शैली में क्या होता है कि देखो 4 मंदिर इधर होते हैं, थोड़ा वैसे बना दिया ना, स्पेस मिल लिया यहां पे मैं, तो इसके ध्वज बनाता हूं ना बढ़िया यार। कौन से अपने पैसे लग रहे हैं, ये यहां, ये ऐसे, ये और एक मंदिर बीच में होगा। पंचायतन शैली में ये होता है कि यानी कि 4 मंदिर तो इधर होंगे और एक बीच में होगा, तो ये होता भी है पंचायतन शैली का मंदिर। तो आपको ये समझ में आएगा। ये तो भी अपना टॉपिक था जिसके अंदर अपन देखा प्राचीन भारत के इतिहास के शो सारे अपन ने कंप्लीट किए। वेद कंप्लीट कर लिए। वेद के बाद अपन के जो वेद के सारे जो फैक्ट्स थे वो, उसके बाद अपन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उनके बारे में अपन ने सारी चर्चा की। उसके बाद हमने मंदिरों की शैली देखी, इंपॉर्टेंट ये शैली थी, है ना, ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।